दास और मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन ऑन चैप्टर 9 बायोमोलिकुल्स। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिकुल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बायोमोलिकुल्स में बेसिकली क्या पढ़ते हैं हम लोग। तो बायोमोलिकुल्स क्या होता है? केमिकल्स या मोलिकुल्स कंस्टिट्यूट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिकुल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे बना होता है, जैसे मान लीजिए सिंपल मोलिकुल से बनता है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो ये क्या होता है? आपका बायोमोलिकुल्स होता है। केमिकल और एंड मोलिकुल कंस्टिट्यूट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिकुल्स। तो बायोमोलिकुल्स कितने टाइप्स में आते हैं? एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। ये दोनों मिलकर क्या होता है? बायोमोलिकुल्स बनता है। तो इनऑर्गेनिक में क्या आता है? गैसेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। और ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ये आ गया था, ठीक है। और स्टडी ऑफ द बायोमोलिकुल्स हम लोग फिर कैसे करते हैं इसमें? तो कोई भी क्या लेते हैं? प्लांट या एनिमल टिश्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं? उसको क्रश करते हैं इन होमोजेनाइजर विद द ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड के साथ में। उसके बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद में हम लोग को दो फ्रैक्शन मिलता है। एक होता है एसिड सॉल्युबल पूल जिसमें फिल्ट्रेट, और एक होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल जिसमें क्या होता है? रिटेंड रहता है। तो ये दोनों क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई अगर मैक्रोमोलिकुल्स है, मैक्रोमोलिकुल्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए माइक्रोमोलिकुल्स है, मैक्रो और माइक्रो दोनों मिलता है। तो एसिड सॉल्युबल है, सॉल्युबल मतलब जो घुल चुका है। तो कोई भी पानी, जैसे मान लीजिए अगर हम एक जार लेते हैं तो उसमें हमें अगर पानी उसमें रहते तो इसमें कौन सा सब्सटेंस जल्दी से सोल्यूबल हो जाएगा? जो सिंपल होगा वही ना सोल्यूबल होगा। तो उसी तरीके से हम माइक्रो मोलिकुल बोला है। और जो क्या है आपका? एसिड सोल्यूबल पूल है। माइक्रो मतलब छोटा, छोटा सा मोलिकुल मतलब बहुत छोटा। तो ये क्या आ जाएगा? एसिड सोल्यूबल पूल में माइक्रो मोलिकुल जो आता है, जो कि क्या हो जाता है? पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाता है। तो इसमें आता है वाटर हो गया, शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया और न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, गैसेस हो गया। ये आपका माइक्रो मोलिकुल्स आता है, ठीक है। और फिर एसिड इनसोल्यूबल पूल जो था, जो रिटेंड था, उसमें क्या था? मैक्रो मोलिकुल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, और क्या आता है? लिपिड आता है, और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये आपका क्या आता है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि जो लिपिड होता है ना, वो क्या होता है? मैक्रोमोलिकुल्स आर फॉर्म्ड बाय दी पॉलीमराइजेशन ऑफ द सब यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। मतलब मैक्रोमोलिकुल कैसे बनता है आपका? पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर्स के, मतलब पॉलीमराइजेशन करके बनता है। लेकिन एक लिपिड इसका एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। लिपिड इसमें क्या है? मैक्रोमोलिकुल्स में है, लेकिन ये क्या है आपका? पॉलीमराइजेशन होकर नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या आता है? ये क्या होता है आपका? मोनोमर ऑफ प्रोटीन होता है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। जो आपका प्रोटीन होता है क्या किससे बना होता है? बहुत सारा एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। ये कितना टाइप्स का होता है? 20 डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन से बनता है। ये इसमें जो एमिनो एसिड होता है आपका, वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन से बनता है, ठीक है। मतलब उसमें जो आपका 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी आता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो आपका एमिनो एसिड आता है उसमें क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन है, तो उसमें क्या होता है? कार्बोलिटी हम लोग इसमें देखते हैं जो कार्बन का, तो अल्फा कार्बन। तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसका क्या होता है? 4 हैंड होता है। तो इसमें 4 हैंड में जो भी मॉलिक्यूल्स जो अटैच होगा वो क्या होगा? सब डिफर करेगा। जैसे मान लीजिए एक एक्स है तो ये वाई होगा, ये जेड होगा तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा? चारों अलग हो जाएगा, जिससे क्या होगा? इसका एमिनो एसिड कार्बन शो करेगा। तो ये क्या होता है आपका? अल्फा कार्बन कंटेन होता है, जिसमें क्या होता है आपका? एमिनो ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है और आर वेरिएबल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे आर की जगह हाइड्रोजन लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन बोलेंगे, ठीक है। अगर आर की जगह यहाँ पे CH3 लेंगे तो उसको एलेनिन बोलेंगे। अगर आर की जगह CH3OH लेंगे तो सेरिन बोलेंगे। अगर एसिडिक एमिनो एसिड की बात करते हैं तो उसमें आता है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आता है। तो यहाँ एस्पार्टिक एसिड नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद में बेसिक एमिनो एसिड में होता है लाइसिन और अर्जिनिन होता है, ठीक है। न्यूट्रल में आपका वैलिन आता है। इसके बाद में एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है, 3 ही होता है। एक होता है टायरोसिन, एक होता है फिनाइलएलिन, एक होता है ट्रिप्टोफेन। चलिए आगे इसके बाद में देखते हैं हम लोग। इसके बाद में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे इसको आपका स्ट्रक्चर दिया गया इसमें एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड में यहाँ पे क्या है? बहुत सारा एमिनो ग्रुप इसमें आया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका? एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। जो एमिनो एसिड क्या आता है? ये सारा मिलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखने को मिला है? जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या निकल गया? वाटर का मोलिकुल्स निकल गया, यहाँ से वाटर मोलिकुल्स रिलीज हो गया, जिससे क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड बना। इसको क्या बोलते हैं? CONH को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी क्यों क्या बोलता है? ज्यूटर आयन क्यों बोलते हैं? ज्यूटर आयन उसे बोलते हैं जो डल करेक्टर शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव भी आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, तो यहाँ 2 टाइप्स का आयन आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग लिपिड्स। तो लिपिड्स किससे किससे मिलकर बनता है? लिपिड्स आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। फैटी एसिड में क्या आता है? ये आर ग्रुप विद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और जो ग्लिसरॉल ये क्या होता है? आपको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ठीक है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग फैटी एसिड।
तो फैटी एसिड क्या होता है, ये स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल होता है एंड ये क्या होता है, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड। ये कैसा हो सकता है, आपका मोनो भी हो सकता है, मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कार्बन कंपाउंड में देखते हैं, कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन दी हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहने का क्या है, या नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, सब नाइट्रोजनस बेस, जैसे में क्या आता है, एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, साइटोसिन आता है, यूएसिल आता है, थाइमिन आता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कैसा, ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है वो किससे बना होता है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, ये आप याद रखना, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आता है, एडिनोसिन, मान लीजिए एडेनिन और बेस शुगर आया तो क्या बना, एडिनोसिन, ग्वानिन शुगर मिलेगा तो ग्वानोसिन, और साइटोसिन और शुगर मिला तो साइटिडिन, और थाइमिन और शुगर मिला तो थाइमिडिन, एंड यूएसिल और शुगर मिला तो यूगिडिन। ठीक है, ये आपका क्या सारा न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, नाइट्रोजनस बेस आता है, शुगर आता है, फॉस्फेट, जैसे फॉस्फेट अटैच हुआ तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या यहाँ होगा, एडेनिन के साथ में अगर शुगर प्लस फॉस्फेट जुड़ा तो ये क्या बनाएगा, एडिनालिक एसिड। थाइमिन के साथ में अगर शुगर प्लस फॉस्फेट जुड़ेगा तो थाइमिडालिक एसिड, और ग्वानिन के साथ में अगर शुगर प्लस फॉस्फेट जुड़ेगा तो ग्वानिडालिक एसिड, एंड यूएसिल के साथ में अगर शुगर प्लस फॉस्फेट जुड़ा तो यूडाइलिक एसिड, और साइटोसिन के साथ में शुगर प्लस फॉस्फेट जुड़ा तो साइटोडाइलिक एसिड। ठीक है, साइटोडाइलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे का देखते हैं पॉइंट, इन न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक द 3 कार्बन शुगर। मतलब जो आपका न्यूक्लिक एसिड में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है किससे अटैच होता है, 3 कार्बन और शुगर का, वन न्यूक्लियोसाइड का, मतलब 1 न्यूक्लियोसाइड का अगर बोलते हैं कार्बन से 3 कार्बन से लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या लेंगे, 5 शुगर ऑफ दी नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड से, जो कि क्या निकालता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवाएगा, जिससे क्या बनेगा, 3 फास्फोडाइस्टर बनेगा। कैसा मिलेगा, डाइस्टर बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड। इन पॉलीसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ बिटवीन द 2 कार्बन एटम ऑफ द 2 एडजेसेंट मोनोसेकेराइड। जैसे मान लीजिए पॉलीसेकेराइड किससे बनता है, ये आपका मोनोसेकेराइड से बनता है। जो आपका पॉलीसेकेराइड होता है वो किससे बनता है, मोनोसेकेराइड से बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 मोनोसेकेराइड है तो इसमें क्या लिया, यहाँ 2 जो कार्बन, यहाँ का कार्बन इस पोजीशन का कार्बन का OH को लिया गया, तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ से H लिया गया और यहाँ से OH लिया गया, तो क्या बन गया, H2O बन गया। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराएं, वाटर मॉलिक्यूल के जैसे यहाँ पे रिलीज कराते हैं, यहाँ पे क्या बना दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया, किसके बीच में, मतलब मोनोसेकेराइड के बीच में। तो ये क्या आपका पॉलीसेकेराइड बाद में बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, 1,4 अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ आगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आएगा, ये किससे बना होता है, आपका जो आपका पॉलीसेकेराइड होता है वो किससे होता है, मोनोमर से बनता है। तो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड आर बिल्डिंग ब्लॉक, H बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जैसे पॉलीसेकेराइड हुआ तो वो 2 टाइप्स का होता है। जैसे मान लीजिए 2 सेम टाइप का मोनोसेकेराइड आया, मान लीजिए यहाँ से ग्लूकोज आया प्लस ग्लूकोज आया, अगर ये दोनों ग्लूकोज आया तो क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, 2 ग्लूकोज आएगा, अगर पॉलीसेकेराइड बनाया तो इसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। अगर मान लिए यहाँ से ग्लूकोज आया प्लस फ्रक्टोज आया और कोई पॉलीसेकेराइड बनाया, सुक्रोज बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। याद रहेगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या क्या आपका होमोपॉलीसेकेराइड में, होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये आपका होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या है, फैप्रीन हो गया, पैक्टिन हो गया, एंड हेमीसेलुलोज हो गया, क्या आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टार्च क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल होता है इन प्लांट बॉडी में। ठीक है, मतलब मान लीजिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर हो गए पॉलीसेकेराइड के मतलब फॉर्म में, ये एक जगह स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए प्लांट में जैसे स्टार्वेशन का कंडीशन आता है तो वो क्या होगा, उसमें ये जो आपका स्टार्च बना है वो टूट के मतलब जहाँ पे प्लांट को रिक्वायरमेंट होगा वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, इट इज प्रेजेंट इन द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करता है, कौन, स्टार्च। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम यहाँ लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें सेलुलोज, यहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज मॉलिक्यूल कंटेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर बाय 1,4 बीटा लिंकेज। इसमें किससे जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है तो किससे बना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है। ये क्या आपका मतलब पॉलीसेकेराइड है। तो जो सेलुलोज है आपका पॉलीसेकेराइड है, किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। तो किस लिंकेज से जुड़ा हुआ है, इसे 1,4 बीटा लिंकेज से जुड़ा हुआ है। इट इज द मोस्ट एबुटेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन दी अर्थ। अगर मतलब अर्थ पे अगर मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पूछेगा एग्जाम में तो क्या बोलेंगे, सेलुलोज होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में। तो ग्लाइकोजन आपका क्या होता है, ये एनिमल
एनिमल स्टार्च होता है, ये एनिमल्स में दिखने को मिलता है जी। ये क्या आता है आपका ग्लूकोज मोलिकुल्स होता है, जो जाके क्या आता है बहुत सारा ग्लूकोज मोलिकुल मिलकर ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। ये क्या आता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन एनिमल्स में, फॉर एनिमल बैक्टीरिया एंड फंजाई में। और क्या आता है ये हाईली ब्रांच्ड होता है बस लाइक चेन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज देखने को मिलेगा। कितना टाइप्स का लिंकेज मिलेगा? 2 टाइप्स का। एक होगा 1,4 बीटा अल्फा स्ट्रेट चेन में, और होगा 1,6 लिंकेज एट दी साइड ऑफ द ब्रांचिंग में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन आपका क्या होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी है, टर्सरी, ये क्वाटर्नरी, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या आता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे एमिनो एसिड सब है, ठीक है। तो ये आपका जो लेफ्ट साइड है उसको क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल, और इसको क्या बोलेंगे लास्ट वाले बुक को जो आपका राइट वाला होगा उसको बोलेंगे सी टर्मिनल एमिनो एसिड। इसी में क्या बनेगा आपको पेप्टाइड बॉन्ड CO और NH के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, CO NH के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होता है ये आपका चेन ऑफ द स्ट्रेच चेन में मिलेगा ज्वाइन टुगेदर पेप्टाइड बॉन्ड एंड टर्मिनल सी टर्मिनल, इसमें एमिनो एसिड में दिखने को मिलेगा, किसमें? प्राइमरी में। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसमें कैसा होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक फॉर्म होगा, कैसा होगा? थ्रेड फॉर्म, हेलिक्स टाइप का होगा। 3 टाइप्स का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड, एक होता है कोलाजन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? होलो वुलन बॉल टाइप होता है एंड 3D व्यू ऑफ द प्रोटीन दिखाता है। उसके बाद देखते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? इच पॉलीपेप्टाइड डेवलप्ड इन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन होता है। इसका एग्जांपल में क्या आता है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल आता है, जिसमें क्या आता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट मिलकर बनाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है हीमोग्लोबिन में किस टाइप का प्रोटीन, ये जो आपका प्रोटीन किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर शो होता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड 3 चीज से बनता है, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है आपका फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेटिक होता है। तो जो आपका शुगर होता है वो क्या क्या टाइप का होता है? शुगर राइबोज हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज होगा। अगर आगे नहीं गएगा तो वो राइबोज होगा, DNA गएगा तो डीऑक्सी राइबोज होगा। तो ये आपका नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे इसका डिटेल बारे में देखते हैं। तो जो आपका जो नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप्स का होता है? प्यूरिन होता है, पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन में किसे याद रखिएगा? एडेनिन और ग्वानिन, ये आग से आप याद रखना, ठीक है। और पायरिमिडिन में आप कैसे देखोगे? तो इसमें आप कट से याद रखना, पायरिमिडिन में कट से, CUT कट, ठीक है। तो सीड से साइटोसिन, U से यूरेसिल एंड T से थायमिन, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं शुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड इज आइदर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। शुगर जो किसी न्यूक्लिक एसिड में मिलेगा वो कैसा हो सकता है? राइबोज हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज हो सकता है, ठीक है। DNA में क्या कंटेंट होता है? डीऑक्सी राइबोज होता है, और RNA में क्या कंटेंट होता है? राइबोज शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ देखते हैं लिविंग स्टेट। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है? वो बायोमोलिक्यूल्स से बना होता है। उसमें क्या होता है? कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। और ये क्या था? आल्सो मेड फ्रॉम द अदर बायोमोलिक्यूल एंड सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारा बॉडी है उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए एट ए टाइम मतलब हमेशा केमिकल रिएक्शन चलते रहता है। तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या आता है? आपको मेटाबॉलिज्म में आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर इंजाइम कैटलाइज्ड। जो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है वो इंजाइम कैटलाइज्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को उसका रेट को चेंज कर देता है, अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंड इसमें क्या देखते हैं हम लोग? फिर जो प्रोटीन होता है द प्रोटीन विद द कैटालाइटिक पावर, उसको हम लोग इंजाइम बोलते हैं। वैसा प्रोटीन जिसके पास में कैटालाइटिक पावर उसको इंजाइम बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल में राइबो इंजाइम आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे क्या क्या होता है? तो द मेटाबॉलिक पाथवे दैट लीड टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू सिंपल फॉर्म। मतलब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्म में चल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में गया तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। बायोसिंथेटिक या एनाबॉलिक पाथवे बोलेंगे। और उसको जो वैसा प्रोसेस जिसमें क्या अगर सिंपल है स्ट्रक्चर सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो किसका एग्जाम्पल है? एनाबॉलिक का होता है। क्या होता है वो? एनाबॉलिक का एग्जाम्पल होता है। अगर रिस्पायरेशन की बात करते हैं, रिस्पायरेशन और डाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? आपका कैटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ATP जो होता है आपका, जिसको क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड होता है ना उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
तो यहाँ हम लोग यहाँ पे आगे पॉइंट देखने वाले हैं कि क्या होता है यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन स्टडी स्टेट। ये क्या होता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक स्टडी स्टेट में रहता है, जिससे कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द ईच ऑफ द मेटाबॉलिक, मतलब उसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता रहता है। तो क्या होता है, इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, वो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो मर गया, तो उसे क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ये क्या होता है, द लिविंग स्टेट इज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क। वो क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट में रहता है, जो क्या कर सकता है, वर्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम क्या होता है, ये बेसिकली बायोकैटलिस्ट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग सिस्टम, जो कि कैटलाइज करता है लिविंग रिएक्शन को, जो कि किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन चलता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एंजाइम क्या था, कॉमनली प्रोटीनस नेचर। जो एंजाइम क्या था, प्रोटीन नेचर में होता है कुछ, जैसे मान लीजिए राइबो एंजाइम, जैसे आरएनए असो एक्टिन एंजाइम, आरएनए क्या होता है, वो एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है, इसको क्या बोलेंगे, राइबो एंजाइम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हैज पॉकेट एंड सर्विस इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट इनटू कैटलाइज्ड द बायोकेमिकल रिएक्शन। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पॉकेट टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट आके उसमें फिट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, कैटलाइज्ड करेगा किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखेंगे कि मेजर डिफरेंस बिटवीन दी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो मेजर डिफरेंस होता है किसी भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में, वो क्या आता है, इनऑर्गेनिक वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड बट एंजाइम वर्क एट नैरो टेम्परेचर एंड पीएच। जो आपका एंजाइम होता है वो क्या होता है, नैरो टेम्परेचर पर वर्क करता है, अगर वो हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन कुछ इसमें एग्जाम्पल मतलब एक्सेप्शन में भी आता है। तो क्या यहाँ लिखा है, प्रोटीनस नेचर गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। जो प्रोटीनस नेचर का होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग द एक्सटर्नल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे, इसको देखेंगे। जो एक्सटर्नल एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होता है किसी भी में, तो यहाँ क्या लिखा है, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड दैट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक बार यहाँ फिर से मैं मेंशन करती हूँ कि जो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ फैक्टर जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देखने वाले हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। तो इसमें क्या क्या आता है, फैक्टर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करता है, इन्फ्लुएंस करता है या डिक्रीज जो भी करता हो, टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो टेम्परेचर भी ये मतलब इस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या होता है, एंजाइम एक्टिव विद इन द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है, एंजाइम कब एक्टिव होगा, जब वो एक नैरो रेंज का टेम्परेचर मिलेगा। जैसे मान लीजिए एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट बी द एंजाइम सो मैक्सिमम एक्टिविटी, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो उसका रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है उसकी एक्टिविटी हाई होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, उसको वो रिक्वायरमेंट होता है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या आता है, डिक्रीज एबव दी बिलो द टेम्परेचर। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कब कम हो सकता है, उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अगर किया जाए तो। उसके बाद पीएच कैसे अफेक्ट करता है, पीएच, एवरी एंजाइम हैज ऑप्टिमम पीएच। जितना भी एंजाइम उसका क्या आता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है, जहाँ पे वो क्या आता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिव होता है। एंड मोस्ट ऑफ द इंट्रासेलुलर एंजाइम वर्क एट ए न्यूट्रल पीएच। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो इंट्रासेलुलर होता है वो किस पे वर्क करता है, न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ द मोर एक्टिव साइड फोर्स बाय सबस्ट्रेट। अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करते हैं, सबस्ट्रेट को हम लोग बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ये क्या आता है, व्हेन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जब किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट। मान लीजिए सबस्ट्रेट से क्या करेगा, इनहिबिटर सेम मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मिल रहा है दोनों का, इनहिबिटर का सबस्ट्रेट का। तो ये क्या करेगा, उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा। जैसे मान लीजिए एंजाइम जो वर्क करना है उसके फंक्शन को क्या कर देगा, वो जल्दी इनहिबिट कर देगा। उसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में हम लोग 6 टाइप का देखेंगे। इसमें एक होता है ऑक्सीडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, दूसरा होता है ट्रांसफेरेज, और तीसरा होता है हाइड्रोलेजेज, एंड तीसरा होता है, चौथा क्या होता है, लाइजेज, एंड पांचवा होता है आइसोमेरेज, और उसका 6 होता है लाइगेज। तो ऑक्सीडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज में क्या होता है, एस एक होता है रिड्यूस, एक होता है ऑक्सीडाइज। दोनों रिएक्शन में मतलब रिएक्टेड में होता है एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस होता है। ठीक है, और ये फिर रिएक्शन करके क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफेरेज में, ट्रांसफेरेज का कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए एस जी लिया गया है, फिर एस डैश लिया गया है, तो ये क्या हुआ, जो एस डैश जी से अटैच हो जाएगा, ये एस यहाँ क्या गया, ट्रांसफर हो गया, अलग हो गया।
फिर हाइड्रोलाइजेज में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करना हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड ईस्टर एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका एग्जांपल आता है। फिर लाइजेज में क्या आता है, रिमूवल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना है किसी फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट से, ठीक है, मतलब रिमूव किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना है किसी भी सबस्ट्रेट से। उसके बाद देखते हैं आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में क्या आता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिमल जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरेज में आइसोमर, ठीक है, इसमें आइसोमेरेज में आएगा। मतलब इंटर कन्वर्ज, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे पहले ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज में फॉस्फेट अटैच करते हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, 1,6 बाइफॉस्फेट पर ही 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या कन्वर्ट होता है, उसका आइसोमराइज करके 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट करते हैं, तो उसको क्या किया हम लोग, आइसोमराइज कर दिए। तो इसका एग्जाम्पल में आता है। उसके बाद लाइगेज में क्या होता है, जो कोई चीज़ को लिंक करना हो, मतलब जैसे गोंद लेते हैं हम लोग किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, उसी तरीके से क्या करता है, गोंद का जैसे काम करता है। तो कैटालाइज दी लिंकिंग दी कंपाउंड को लिंक करने में काम आता है। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोफैक्टर में क्या क्या आता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है, एक दूसरा कोएंजाइम आता है, एक मेटल आयन आता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में तो क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कोएंजाइम क्या आता है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द ट्रांजिएंट एसोसिएशन। एंड मेटल आयन में क्या आता है, जिंक आता है, ठीक है। तो इसमें फिर बाद में देखेंगे इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो होता है किसी भी कोएंजाइम का, विटामिन का, ये क्या आता है, इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम एज आर विटामिन। अगर किसी भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कोई भी कोएंजाइम लिए हैं तो वो क्या होता है, वो विटामिन जैसा होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लीजिए NAD है, NTP है, इसमें क्या कंटेन होता है, विटामिन नियासिन कंटेन होता है, ठीक है। ये क्या आपका कोफैक्टर है। कोफैक्टर में ही इसका क्या है, उसका 3 ग्रुप हम लोग देख चुके हैं। तो ये आज यहाँ तक था। इसको मतलब शॉर्ट से रिवीजन करने के लिए हमारा था, क्विक वे में रिवीजन करना था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और आप पढ़ते हैं, मोटिवेट होते गए हैं। अब आप मोटिवेशन आपको कैसे मिलेगा, अगर आप ट्राई करते तो